दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 2 है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। और आप लोगों को मैं अब आज इस लेक्चर में कुछ खास बताने के लिए आया हूं। देखो भाई, क्या है, सबसे पहले आज देखेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक को निपटाएंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। अब है कि बिल क्या होता है। देखो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में सबसे पहले हम लोग जो कुछ भी लॉ बनाने वाले हैं उसको हम लोग प्रपोज करते हैं। तो जो कुछ भी जिस चीज के बारे में हम लोग लॉ बनाने वाले हैं उसके बारे में ड्राफ्ट सबसे पहले तैयार किया जाता है। अच्छा, ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? कमिटी। मान लो हम लोगों के लिए 1 मिनट के लिए टार्जन द वंडर कार जैसा एक कार बनाना है, जैसे कि टेस्ला कंपनी बना रही है ना टार्जन द वंडर कार को कॉपी करके, वैसे ही मान लो एक कार इंडिया में आने वाला है। टेस्ला कंपनी मान लो लॉन्च करने वाला है ऐसे एआई कार्स। तो एआई कार्स जो होंगे जिसमें ऑटोमेटिक कार्स होंगे, जिसमें ड्राइवर नहीं होंगे, तो उसके रिलेटेड हमको लॉ बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि वो कार का मतलब क्या होता है, उसमें ड्राइवर कैसे होंगे, मतलब ड्राइवर तो होंगे ही नहीं, पहली बात है। तो एक्सीडेंट करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा, ये सारी तमाम बातें उसमें हम लोग लिख देंगे उस बिल में। ये इसको बिल बोलते हैं, लिखना। जो जो बातें हम लोग को दिमाग में सोच पा रहे, अच्छा काम कैसे करेगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, कैसे, ये सारी बातें जो हम लोग एक जगह लिख देंगे उसको क्या बोलते हैं? बिल। इसको क्या बोलते हैं? बिल। जैसे कि ये सारी बातें हम लोगों ने इस बुक में मान लो लिख दी है। ये फाउंडेशन का आपका बिजनेस लॉ, इसमें मान लो इसी तरीके से सारी कुछ लिख दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? बिल। ये बिल को उठा के कहां ले जाएंगे? तो सबसे पहले जाएंगे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी जा सकते हैं, कोई सा भी हाउस में जा सकते हैं। हम लोग मान लो लोकसभा में पहले गया, लोकसभा में डिस्कशन किए, इसको इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया कि देखो भाई एमपी भाइयों, लेके आ गया हूं ये बिल, इसको डिस्कस करते हैं, इस पे देखते हैं कि तुम लोग को पसंद आता है कि नहीं। तो इन लोगों को पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा में। जब इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखा क्या है, लिखा क्या है, तो यानी कि उसमें डिबेट डिस्कशन करेंगे। जैसे ही बिल आ जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होगा, उसके बाद डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। नहीं नहीं एमपी साहब, ये नहीं होना चाहिए, वाह मोदी जी वाह, ये तो गलत वाह कर दिए आप। मतलब हर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन होगा। और डिबेट एंड डिस्कशन के बाद हम लोग को या पास कराना है या फिर नहीं पास कराना है, ये सारे लोग क्या करेंगे उसमें फिर फैसला लेंगे। तो सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले ये बिल को जो ड्राफ्ट है किसका, जो एक्ट बनने वाला है उसका ड्राफ्ट है, वो कमिटी बना के दिया है। इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे कहाँ? लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा? इसका डिस्कशन होगा, डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट एंड डिस्कशन में अगर हम लोग इसको पास करा पाए, पास कैसे करवा पाएंगे? मेजोरिटी से। 50% ज्यादा वोट पड़ गया इसके पक्ष में तो पास हो गया, अगर 50% नहीं पड़ा तो पास नहीं होगा। तो देखो भाई, 50% अगर हो गया तो पास हो जाएगा, तो पासिंग ऑफ द बिल्स होगा इन बोथ हाउसेस, दोनों ही हाउस में पास कराना पड़ेगा। अब पास एक बार हो गया तब कहां पे चला जाएगा? प्रेसिडेंट का एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाना पड़ेगा। यानी प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे। हमारे कौन है? मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति, वो क्या करेंगे? इसमें साइन करेंगी वो। और साइन करने के बाद क्या होगा? ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? जैसे न्यूज़पेपर होता है, गवर्नमेंट का अपना जर्नल, गवर्नमेंट का अपना न्यूज़पेपर को क्या बोलता है? ऑफिशियल गैजेट। देखो इस तरीके से होता है, इसमें पब्लिश कर दिया जाएगा कि हम लोगों ने एक नया लॉ बनाया है, इसको भारत का राजपत्र यानी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा। जैसे ही पब्लिश हो जाएगा वो लॉ बनके तैयार है, धमाकेदार भारत का अपना नया नवेला लॉ आ चुका रहेगा। तो ये से हम लोग के कितने स्टेप हो गए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, बिल के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करने के बाद पासिंग ऑफ द बिल होगा, बिल पास होगा। पास हो जाने के बाद क्या होगा? प्रेसिडेंट जी इस पे एसेंट लगाएंगे, एसेंट यानी प्रेसिडेंट साइन करेंगे, साइन करने के बाद ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है। तो कितने स्टेप हो गए दोस्त? 5 स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गए। देखो क्वेश्चन आता है यहाँ से। सबसे पहले क्या होगा? बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोग डिबेट एंड डिस्कशन होगा। कहाँ पे होगा? पार्लियामेंट में। देखो डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद दोनों हाउस में क्या होंगे? वोट पड़ेंगे। सिंपल मेजोरिटी आ गया तो पास कर दिया जाएगा। जब दोनों ही हाउसेज में पास कर दिए जाएंगे तो क्या राष्ट्रपति जी के पास जाया जाएगा, राष्ट्रपति जी इस पे साइन करेंगे यानी प्रेसिडेंटल एसेंट हो गया। और लास्ट में क्या गया? ऑफिशियल गैजेट में इसको अनाउंस कर दिया जाएगा कि पब्लिश कर दिया जाएगा कि हम लोग एक नया लॉ बना चुके हैं। यही है यहाँ का क्या? स्टेप्स ऑफ मेकिंग लॉ। देखो हम लोग इसको अब अच्छे से पढ़ते हैं, इसको अब हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कुछ कुछ डाउट्स हैं वो मैं पहले क्लियर कर दूं। क्या क्या डाउट है आपके को? लोकसभा में कौन बैठता है? तो लोकसभा में हमेशा
एमपीज बैठते हैं। कौन बैठते हैं भैया? एमपीज बैठते हैं। कौन होते हैं एमपी? जो कि नेशनल, जो भी सेंट्रल लेवल के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं इसको, जो भी नेशनल लेवल के जब चुनाव होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री वाला, नॉर्मल भाषा में बोलो प्रधानमंत्री वाला चुनाव। तो प्रधानमंत्री को बनाने के लिए उसमें क्या चाहिए होगा? एमपीज। एमपीज, प्रधानमंत्री भी एक एमपी होते हैं और वो क्या लेकिन होल्ड कर रहे होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड कर रहे होते हैं। तो क्या होता है? लीडर्स ऑफ एमपी होते हैं। देखो देखो किधर भाई जा गया, आ जाओ, कहाँ चले जाते हो? इतना तुम नाखुश क्यों हो जो फटक से भाग जाते हो? Who sits in the लोकसभा एमपी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हम लोग चुनाव देते हैं, हम लोग चुनाव में इनको वोट देते हैं। टोटल कितने हैं? 543 इलेक्टेड हैं मेंबर्स। कितने पास कराने के लिए, कोई भी बिल पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगा, यानी कि मोर देन 50% ऑफ द वोट चाहिए होगा, तभी कोई चीज यहाँ पे पास हो पाएगा। अगर नहीं हुआ तो पास ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या है? राज्यसभा क्या होता है? पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा एंड दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल एमपीज कितने होता है? 233। तो इसको अच्छा, इसको वोट कौन देते हैं? एमएलएज। एमएलएज वोट देते हैं राज्यसभा एमपीज को वोट। तो 233 जो है क्या होंगे इसमें लोग होते हैं, 233 राज्यसभा एमपीज हैं और 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि टोटल 245 राज्यसभा एमपीज होते हैं। 245 राज्यसभा एमपीज होते हैं, जिसमें इसको पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी मोर देन 50% ऑफ वोट। मोर देन 50% मतलब 245 का आधा कम से कम तो चाहिए, मतलब आधा से ज्यादा चाहिए ही होगा। क्या करने के लिए? कोई भी बिल को पास करवाने के लिए। अब आता है हु इलेक्ट्स राज्यसभा एमपीज। तो एमएलए, इलेक्टेड एमएलए जो होंगे वो राज्यसभा एमपीज को चुनेंगे। तो क्या ये डाउट आपका क्लियर हो गया? अब बात आता है कि विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठते हैं? तो एमएलएज बैठते हैं। एमएलएज बैठते हैं, इतना याद रखना। अब एक बात ध्यान दो कि भाई ये बिल क्या होता है? तो न्यू लॉ प्रपोज इन द पार्लियामेंट। जब भी कोई लॉ प्रपोज होता है पार्लियामेंट में, इसको क्या बोलते हैं? बिल। बिल इज ए रफ ड्राफ्ट ऑफ ए लॉ। लॉ के रफ ड्राफ्ट को, जैसे कि लॉ ये बनने वाला है तो इसका रफ ड्राफ्ट मान लो हम लोग लिख, जैसे कॉपी में रफ लिखते हो ना, उसी तरीके से लॉ कमिटी बनाता है रफ ड्राफ्ट, जिसको जब ऐसे, जिसको पार्लियामेंट पास करेगा और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाएगा, तभी वो एक्ट बनेगा। नहीं तो तब तक उसको बिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? बिल। तो बिल क्या है? एक तरीके से रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है? स्टेप्स कौन कौन से? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होगा। बिल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इधर इन लोकसभा, आपका मर्जी, आप लोकसभा में पहले पास करा सकते हो, राज्यसभा में, लेकिन अगर सही रहेगा कि आप लोकसभा में जल्दी पास कर लो, क्योंकि आपके पास वहां पे अगर बहुमत है तो राज्यसभा में भी पास होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो? इसको मतलब इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ? डिबेट एंड डिस्कशन। मेंबर्स डिस्कस द बिल, दे सजेस्ट चेंजेस और रेज ऑब्जेक्शन। उसको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें तो ये चेंज होना चाहिए, इसमें ये चीजें डालनी चाहिए, इसमें ये चीजें हटानी चाहिए। सारा डिबेट एंड डिस्कशन होगा। जब इतने सारी डिबेट एंड डिस्कशन हो जाता है तब क्या होगा? अगर लोगों को लगेगा, एमपीज को लगेगा कि इसको पास कर देना चाहिए, तो वो क्या करेंगे? पासिंग द बिल, पास कर देंगे बिल को। आफ्टर डिबेट द बिल इज पुट टू वोट, इफ पास्ड इन वन हाउस इट इज सेंट टू अनदर हाउस। अगर लोकसभा में पास हो गया तभी राज्यसभा जाएगा। प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा। once the both houses pass the bill it goes to the president of India for approval। अप्रूवल के लिए कहां पे जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बार साइन कर देते हैं, उसको पब्लिश कर दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट में। आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस लॉ इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, इट बिकम्स एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द इफेक्टिव डेट मेंशन इन द गैजेट। तो जो भी डेट लिखा रहेगा ना कहां पे? ऑफिशियल गैजेट में, उस डेट से हम लोग मानेंगे कि लॉ जो है वो पूरे देश में लागू हो गया है, पूरे देश में लागू हो गया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है 6 नंबर के, बहुत सारे केस में पूछता है, 6 मार्क्स का आता है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या है? व्हाट इज लॉ क्या है? लॉ का सोर्स क्या है? अब प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या है? तो ये क्वेश्चन करीब करीब 6 नंबर में पूछा जाता है। तो लॉ पूछेगा व्हाट इज लॉ एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ये पूछ देगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ हम लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्या? टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम। कितने लॉ है इंडियन लीगल सिस्टम में? कौन कौन से लॉ हैं, कितने टाइप के लॉ है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो लॉज
इन इंडिया एंड ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कितने टाइप के लॉ होते हैं भाई? 4 ही टाइप के लॉ होते हैं। देखो भाई देखो कितने टाइप के लॉ, अरे लॉ किधर गया भाई? देखो कितने टाइप के लॉ होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लॉ में 4 टाइप के लॉ होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? क्रिमिनल लॉ, जो कि क्राइम्स पे लगता है, जो कि आप क्राइम करोगे, पब्लिक रॉन्ग्स करोगे, आप ऐसे काम करोगे जिससे किसी का नुकसान हो, किसी के बॉडी में नुकसान हो, किसी के परेशानी हो, तभी इसको क्रिमिनल लॉ में लाया जाएगा। तो भाई क्रिमिनल लॉ जिसमें जेल जाना है। दूसरा क्या होता है? सिविल लॉ, जैसे मैरिज, डिवोर्सेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सभी है। ये क्या है? सिविल लॉ है। ये क्या है? सिविल लॉ है। यहाँ पे पनिशमेंट पे फोकस नहीं रहता हम लोग का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे फोकस रहता है। यहाँ पे पनिशमेंट पे फोकस रहता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करना है हम लोग को। क्या करना है? पनिश करना है। अरे जेल जा, जेल जा, जेल जा। तो जेल जा कहाँ बोलते हैं हम लोग? क्रिमिनल लॉ में। जबकि हम लोग का सिविल लॉ में हम लोग का मन रहता है कि हम लोग का मैटर सॉल्व हो जाए, हमारा मैटर सॉल्व हो जाए, जेल जाने की नौबत ना पड़े। उसके बाद आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? जुडिशियल डिसीजंस, जो भी जज फैसला दे देते हैं, जो भी जज फैसला दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन लॉ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन लॉ। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ हाई कोर्ट्स के भी जजमेंट होता है, सभी कॉमन लॉ के पार्ट हैं। एंड चौथा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि जब भी लॉ को बनाया जाएगा, जब भी लॉ को फॉलो करवाया जाएगा जज के द्वारा, तो एक नेचुरल जस्टिस उनको है, उनको जस्टिस को फॉलो करना है, उनको नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है। तो भाई टाइप्स ऑफ लॉ इंडियन लीगल सिस्टम में 4 ही हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ, उसके बाद कॉमन लॉ, उसके बाद क्या? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो 4 है। फिर से बोलो मेरे साथ। सबसे पहले कौन है? क्रिमिनल लॉ, उसके बाद क्या है? सिविल लॉ, उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग का है कॉमन लॉ, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये 4 अपने लोग को पढ़ना है। आ जाओ, आ जाओ भाई मेरे, आ जाओ। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ डील्स विथ, किससे डील करता है क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ डील्स करता है क्राइम से एंड पब्लिक रॉन्ग से। क्रिमिनल लॉ किससे डील करता है? क्राइम से एंड पब्लिक रॉन्ग से। एक्ट्स दैट आर हार्मफुल टू द सोसाइटी और द नेशन। सोसाइटी के लिए भी जो हार्म हो और नेशन के लिए भी हार्म हो। तो भाई क्रिमिनल लॉ किससे डील करता है? तो क्राइम से एंड पब्लिक रॉन्ग से, जो कि हार्मफुल है सोसाइटी के लिए भी और नेशन के लिए भी। एग्जांपल्स बताना जरा। मर्डर है, थ्रेट है, रेप है, फ्रॉड है, चीटिंग है, फिजिकल असॉल्ट है, किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का पांव तोड़ दिए, किसी को हम लोग मारने की कोशिश की, किसी का मर्डर कर ही दिए, किसी का रेप कर दिए। भाई जो जो करते हैं सबको गलत बात है एकदम। आपको जेल जाना ही पड़ेगा, मौत की सजा भी हो सकती है आपको। तो यही सब है क्रिमिनल लॉ में। यहाँ पे हम लोग पनिशमेंट पे फोकस करेंगे। क्या करेंगे? पनिशमेंट पे फोकस करेंगे यहाँ पे। तो गवर्नड कैसे होगा इस पे, मतलब कौन सा लॉ, मतलब कौन सा एक्ट है, क्या लगता है इस पे, कैसे काम होता है? तो पहले लगता था इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 और सीआरपीसी लगता था 1970। सर ये सब है क्या? देखो एक होता है कि सबसे पहले हम लोग क्राइम को डिफाइन तो करें। सबसे पहले हम लोग को क्राइम को डिफाइन करना पड़ेगा और पनिशमेंट बोलना पड़ेगा कि ये काम करोगे तो इतना सजा, ये काम करोगे तो इतना सजा, ये तो बताना पड़ेगा। क्राइम का मतलब ये और इसका इतना सजा। तो क्राइम का मतलब ये, इसको और इसका इतना सजा होता है, उसके लिए आईपीसी होता था, जो कि 2023 में चेंज हो गया है। इसको अब हमारे एग्जाम में हम लोग को ये पढ़ना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 जो है, ये अपने को पढ़ना नहीं है, बस इतना दे अपने को याद ये रखना है। भारतीय न्याय संहिता जो है वो 2023 है। ये क्राइम को डिफाइन करता है और उसका पनिशमेंट देता है। ये बस इतना ही करता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग को चाहिए अब इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, अब ट्रायल्स कैसे होंगे, अरेस्ट कैसे होगा, प्रोसीजर क्या होगा हर काम करने का, इसको बताता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये बताता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये हम लोग का क्या है, जो बताता है अरेस्ट कैसे करेंगे किसी को, किसी को सजा देंगे कैसे, किसी का प्रोसीजर कैसे होगा, कोर्ट में बातें कैसे होंगी, ये सारी बातें कौन बताता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब एविडेंस जो है, एविडेंस का कंप्लीटनेस वगैरह एश्योर करने के लिए कौन सा एक्ट था? भारतीय एविडेंस एक्ट 18, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि अब हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये है कि कोर्ट में कैसे आप एविडेंस को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि ये अपने को पढ़ना नहीं है, अपने एग्जाम के लिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में लिख के आना है। बताओ क्रिमिनल लॉ पे कौन कौन गवर्न करता है क्रिमिनल लॉ को? तो 2 ही चीज, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
और भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता यानी कि जिसमें क्राइम को डिफाइन किया जाएगा, पनिशमेंट बताया जाएगा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि इसमें सारी चीज का प्रोसीजर्स के बारे में डील करेंगे। तो अपने एग्जाम में ये लिखेंगे, क्रिमिनल लॉ के बारे में जब भी पूछेगा, क्राइम्स और पब्लिक रॉन्ग से जो लॉ डील करे उसको क्रिमिनल लॉ बोलेंगे, और जो भी क्राइम्स है वो हार्मफुल टू द सोसाइटी और नेशन होंगे। और इस पे लॉ गवर्न कौन करेगा, तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब बात आती है कि सिविल लॉ किसको बोलते हैं। तो सिविल लॉ डील करता है जनरली डिस्प्यूट से, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नॉर्मल झगड़े आपके अपने दोस्त के बीच हो गया, पति पत्नी के बीच में हो गया, पिता पुत्र के बीच में हो गया, या फिर नॉर्मली कहीं पे भी झगड़े हो जाते हैं, आप जाते हैं, तो वो सिविल लॉ से डील करता है इसको। ये हमेशा ही फोकस करता है रिजोल्यूशन पे, किस पे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे, कंपनसेशन पे, पनिशमेंट पे इसका फोकस नहीं होता। तो ये हमेशा फोकस करता है किस पे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे, डिस्प्यूट को खत्म करने पे, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए, पार्टी को कंपनसेशन दे दिया जाए और उसको पनिशमेंट नहीं दे। जबकि हमेशा क्रिमिनल लॉ फोकस करता है किस पे, ये फोकस करता है पनिशमेंट पे। इसमें तो पनिशमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप पनिशमेंट से बच नहीं सकते। तो क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट पे फोकस करता है, जबकि सिविल लॉ फोकस करता है किस पे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे और उसके कंपनसेशन पे। गवर्न होता है कैसे, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी 1908 जो है 1908 से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसको गवर्न करता है। मतलब जब भी सिविल लॉ में सजा जो दी जाती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से सजा दी जाती है। हालांकि और भी एक्ट हो सकते हैं अलग अलग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये 1872, ये भी सिविल लॉ का ही पार्ट है, इससे भी सजा दी सकती है। लेकिन जनरली जो होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें भी यही लिखा है कि जो पार्टिकुलर है उसके थ्रू जाओ आप। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ये जो भी है, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सभी सिविल लॉ के पार्ट हैं। ये सभी किसके पार्ट है, सिविल लॉ के पार्ट हैं। अब आता है कि कॉमन लॉ क्या होता है। कॉमन लॉ यानी कि केस लॉस, यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंस। तो एक बात समझो कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, सभी कॉमन लॉ है। जो सभी कोर्ट्स को फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी इंडिया के कोर्ट हैं, सभी को सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो भी जजमेंट दे दिया, सबको फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी इंडिया के कोर्ट हैं। तो जुडिशियल प्रेसिडेंस और केस लॉ is the common law when the Supreme Court gives a judgment, it becomes binding on all courts within India. इंडिया के सारे कोर्ट पे वो बाइंडिंग हो जाते हैं। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट भाई भाव है, भाव, वो जो एक बार डिसीजन दे देगा सबको मानना पड़ेगा। एक बार भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, उसको टच नहीं करने का, उसको आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। जो कौन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दूसरा जज इसको चेंज कर सकता है, लेकिन बाकी का हाई कोर्ट वगैरह का कोई औकात नहीं है इन लोगों के सामने जो कुछ भी इसको चेंज कर सके। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया वो पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट गिव्स जजमेंट, इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन इंडिया एंड आर्टिकल 141। तो याद रखना, आर्टिकल 141 जो है ये पावर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्या, जो एक बार जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया, लेट सपोज किसी पति पत्नी का मसला था और उसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इस तरीके का अगर मैटर होगा तो कोई भी एलिमनी नहीं दी जाएगी, कोई भी एक भी रुपया आपको नहीं दी जाएगी। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ फैसला दे दिया कि लड़की अगर खुद कमा रही है तो उसको एक भी रुपया पति से लेने का हक नहीं है, मान लेते हैं ऐसा कुछ बोल दिया, तो क्या हर कोर्ट को ये बात फॉलो करना पड़ेगा, हर कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा इस चीज को। तो इसको बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी एक बार डिसाइड हो गया है तो स्टैंड बाय, अब उसके साथ उसी, वो जो फैसला होगा उसी के साथ आपको रहना है, उसी फैसले के अनुसार आपको काम करना है। तो स्टैंड बाय दैट व्हिच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो जो ऑलरेडी डिसाइड एक बार सुप्रीम कोर्ट कर लिया है तो उसमें आप फेरबदल नहीं करना, आप बाकी कोर्ट को उसी के साथ क्या करना है, स्टैंड बाय पे चलना है, उसी को मानना है। The doctrine requires court to follow the same principle of judgment that was already established in earlier decision। तो earlier decision में already सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, बाकी कोर्ट को वही फॉलो करना है। When the facts of new case are similar
जब सिमिलर केसेस आएंगे तभी। ऑन ऑल फोर लेग्स मतलब बोला कि जब सिमिलर केसेस, एग्जैक्टली सिमिलर केसेस होगा तो उसमें सेम टू सेम जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अगर अलग केस आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप अलग तरीके से फॉलो कीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए। आप हर हमेशा सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं देख सकते उस केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ सेम बातें बोल दी है किसी केस में तो अगर सेम केस आपका भी है तो वही आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो ऑन ऑल फोर लेग्स का मतलब होता है फैक्ट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब जो सेम है, एकदम एग्जैक्टली सेम है। कोर्ट मस्ट फॉलो अर्लियर जजमेंट, तो अर्लियर जजमेंट को आपको फॉलो करते चलना है। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि सजा देते वक्त आपका बिहेवियर कैसा रहेगा। जज सजा देते वक्त आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ एविडेंस देखना है कि कुछ और भी देखोगे? बताओ जज बताओ। तो इसमें बोला कि आपको सजा देते वक्त सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को देखते चलना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो कि आपका रिटेन लॉ के अलावा है, आपका अपने दिमाग का यूज करो भाई। ए जज तुम अपना दिमाग भी तो कुछ लोगो, जो हर चीज जो लिखा हुआ है वही यूज करेगा क्या? अपना भी दिमाग यूज कर, ये बातें बोलता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। जब भी डिसीजन मेकिंग होगा तो उसमें फेयरनेस हो, उसमें जस्टिस हो। ये बात कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस इज ऑल्सो नोन एज जस्ट नेचुरल। इसका मतलब होता है बेसिक प्रिंसिपल जस्टिस को आपको फॉलो करना चाहिए टू ऑपरेट बियॉन्ड लॉ। तो आपको क्या करना है? बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जो कि लिखा है नहीं है उससे मतलब नहीं है। को बेसिक प्रिंसिपल क्यों करते हैं हम लोग? क्यों करते हैं हम लोग? फेयरनेस, डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस के लिए, डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस के लिए ऐसा करते हैं। द मेन रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर, कौन कौन से हम लोग को रूल देख के चलना है भाई? तो सबसे पहले नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अपने ही केस में जज नहीं बनना है। देखो क्या होगा कि जब भी कभी भी लड़ाई झगड़े मसले कुछ भी हो जीवन के, अगर आप हो उसमें तो कभी भी आप किसका पक्ष लोगे? खुद का ही। कभी भी हम लोगों को खुद हम लोग गलत लगते हैं क्या? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं होता जो हम लोग लगता है हम बोलते हैं हम लोग सही है पर दुनिया गलत है। तो अगर जज भी अपना ही फैसला, उसका मान लो जज का अपना केस है, अपने केस में खुद फैसला देने चले जाए तो क्या सही तरीके से फैसला जज दे पाएगा क्या? तो नहीं। तो यही को बोलता है नेमो जुडेक्स इन क्वासस हुआ, मतलब नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। कोई भी पर्सन को जज नहीं बनना है अपने ही केस में। दिस इज द रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस और बायस। इसको हम लोग बायसनेस के खिलाफ, पक्षपात के खिलाफ ये रूल बनाया गया कि पक्षपात आपको नहीं करना है। जब भी आपको जब भी आपको सजा देनी है तो आपको नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हुए, एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते हुए सजा देनी है, ना कि अपने आप को हमेशा क्या बेगुनाह हो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद दूसरा क्या है? ऑडी अल्ट्रम पर्टम पैटम। इसका मतलब क्या? ऑडी अल्ट्रम पैटम का मतलब क्या होता है? पार्टम, इसका मतलब होता है टू हियर अदर पार्टी, दूसरे पार्टी को आपको सुनना है। जब भी अगर आप फैसला दोगे तो ऐसा नहीं एक पार्टी को सुना, अरे अरे तुमको ये हो गया, तुमको मौत की सजा, तुमको एक पार्टी को सुनते नहीं, आपको जब भी सजा देनी है तो दोनों पार्टी को सुन के देनी है सजा। इसको बोलते हैं क्या? ऑडी अल्ट्रम पर्टम। इस इंश्योर्स फेयरनेस हियरिंग बिफोर एनी डिसीजन। आपको क्या करना है? दूसरे पार्टी को सुनना है तभी सजा देनी है। तीसरा है रीजन डिसीजन। इसका मतलब है कि हमेशा लॉजिकल डिसीजन है, अनाप शनाप डिसीजन आपको नहीं देना है, जो मन किया सो डिसीजन दे दी। आज सुबह में मूड खराब है, सबको मौत की सजा, ऐसा नहीं चलेगा। सबको 5 साल की सजा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको लॉजिकल डिसीजन देना है हमेशा ही। जो भी डिसीजन जज तुम दोगे वो रीजन डिसीजन होगा, लॉजिकल डिसीजन होगा, ये बात बोल के चल रहा है। तो जजमेंट ऑफ ए कोर्ट में ओवरराइड चेंज इन कॉमन लॉ। अब ये क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज है या हाई कोर्ट मान लो कोई जजमेंट दिया, या फिर कोई भी जज ने कोई दिया है, एक जजमेंट दिया, लेट सपोज, क्या इसको चेंज किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? कैसे? इस पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनेंगे, उसके जजमेंट को कैंसिल कर देगा, उसके जजमेंट को इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। मान लो जज ने कुछ फैसला दिया, जज ने फैसला दिया कि लड़की कमा रही है तो उसको एलिमनी नहीं देना है, मान लो एक मिनट के लिए। अब लॉ बना देगा पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट फटाक से लॉ बना देगा कि भाई लड़की कमा भी रही हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमनी तो देना ही पड़ेगा। अब ये स्टैट्यूटरी लॉज में अगर आ गया तो क्या फॉलो होगा? जज का डिसीजन है, लॉ स्टैट्यूटरी लॉज का, तो स्टैट्यूटरी लॉज का जज का डिसीजन वहां पे काम नहीं आएगा। तो ये जजमेंट ऑफ ए कोर्ट में ओवरराइड और चेंज इन कॉमन लॉ, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज ए स्टैट्यूट, बिकॉज स्टैट्यूट
सुपीरियर टू कॉमन लॉ। तो जो भी स्टैट्यूट में अगर बात आ गया तो वही सुपीरियर माना जाएगा। तो एक जज का फैसला दूसरे जज के फैसले को चेंज कर सकता है, लेकिन जो स्टैट्यूट में लिखा गया है, जो स्टैट्यूटरी लॉज में एक बार लिखा गया है, तो कोई भी जज इसको ओवरराइड नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो बताओ, तो आप हमको मुझे ये बताओ अभी जरा, कितने टाइप के लॉ होते हैं, कितने टाइप के लॉ होते हैं? तो भाई 4 टाइप के लॉ होते हैं। पहला क्या? क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ, तीसरा क्या? कॉमन लॉ, चौथा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो क्रिमिनल लॉ में कौन सा है? क्रिमिनल लॉ हमेशा कौन पे लगेगा? तो क्राइम्स पे एंड पब्लिक रॉन्ग्स पे लगेगा। कौन सा इस पे गवर्न कौन करता है? तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सब 2023 का है। अच्छा, सिविल लॉ, सिविल लॉ को कौन गवर्न करता है भाई? तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी 1908 क्या करता है? 1908 क्या करता है इसको? इस पे हम लोग का बताता है कि कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा। उसके बाद कॉमन लॉ किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो कि आर्टिकल 141 बताया गया है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब जो भी काम करेगा जज, तो किस तरीके से जजेस को काम करने चाहिए, ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो बताओ दोस्त, यहां तक क्लैरिटी है कि नहीं? क्या यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है? तो हम लोग वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें, कमेंट बताएं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे।